स्किल इट किल इट। आपकी स्किल आपकी उड़ान। अप योर गेम। रॉनी स्क्रूवाला। चैप्टर 1। संवाद ही सब कुछ है, सब कुछ ही संवाद है। अच्छा संवाद कौशल जन्मजात नहीं होता, उसे वक्त के साथ साथ अभ्यास और रिहर्सल से तराशा जाता है। हर व्यक्ति को ये बात समझनी चाहिए। मुझे यह बात जाननी चाहिए। हालांकि कुछ लोगों में यह जन्मजात प्रतिभा होती है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर उन लोगों में नहीं था। मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा था, इसलिए अंग्रेज़ी मेरी पहली भाषा नहीं थी। हालांकि मैं किस्मत वाला था कि मुझे अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन हमारे घर में ज़्यादातर समय अंग्रेज़ी नहीं बल्कि गुजराती बोली जाती थी। दरअसल मेरे माता पिता ने बचपन में ही भाषाई कौशल सीखने के मेरे शुरुआती संघर्षों से निपटने के लिए मुझे आवाज़ और उच्चारण सिखाने वाले क्लास में भेज दिया था। हालांकि वो सस्ता नहीं था, लेकिन वे जानते थे इस सॉफ्ट स्किल में पैसा खर्च करना स्कूल में फ़ीस भरने से भी मूल्यवान है। ये कहना अतिशय विनम्रता की बात होगी कि मैं लोगों के सामने ठीक से बोल नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे एक किशोर के रूप में मुझे संवाद कौशल के महत्व का एहसास होना शुरू हो गया था। मैं ये जानने लगा था कि एक आत्मविश्वास से भरा बच्चा मज़ेदार कहानियाँ और चुटकुले सुना सकता है। मैं ये भी जानने लगा था कि क्लास के अग्रणी छात्र प्रेरक भाषण दे सकते हैं और वे आसानी से दोस्त बना सकते हैं और डिबेट में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने ख़राब कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करने का फ़ैसला किया। मैंने डिबेट, एलोक्यूशन क्लासेस और बाद में थिएटर में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। शुरुआत में मैं इन तीनों में बहुत ख़राब था। फिर मैंने इन सब का सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन स्किल सीखा: अभ्यास, तैयारी और फिर अपने दिल की सुनना। चलिए मैं आपको अपनी कहानी विस्तार से बताता हूँ। डिबेट की एक प्रैक्टिस के दौरान किसी ने कहा, एक मिनट रुको, मुझे तुम्हारी बातें रिकॉर्ड करनी है ताकि मैं वो तुमको सुना सकूं। जब पहली बार मैंने खुद को सुना तब मैंने सोचा कि हे भगवान, क्या मैं ऐसे बोलता हूँ? ये तो बहुत घटिया है। लेकिन फिर मैंने प्रैक्टिस की, थोड़ी और तैयारी की और फिर से रिकॉर्ड करके अपने प्रदर्शन की समीक्षा की। धीरे ही सही लेकिन पक्के तौर पर मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल की समस्याओं को तब तक सहज बनाने में लगा रहा जब तक वह स्पष्ट, साफ और बेहतर नहीं हो गया। यह आसान नहीं था, लेकिन जितना ही मैं अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग्स सुनता गया उतना ही मुझे उसमें सुधार की गुंजाइश दिखने लगी। भले ही उसके लिए मुझे शीशे के सामने घंटों व्याकुलता से खड़ा क्यों ना रहना पड़ा हो। फिर मैंने उसमें धीरे धीरे सुधार किया और सुधार देखा। उसके बाद यह सिर्फ अभ्यास और इस बात को ना भूलने का मामला था कि मेरा स्तर कितना नीचे था। कॉलेज में मैंने यही रवैया थिएटर और एक्टिंग में भी अपनाया। उसकी प्रैक्टिस पूरे दिन के काम के बाद शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होती थी। मैं बहुत बुरी तरह से थका हुआ होता था, लेकिन यह सब मज़ेदार था। नाटक में हम एक ही दृश्य का अभ्यास तब तक करते रहते थे जब तक कि वह पूरी तरह से अच्छा नहीं हो जाता था, और फिर निर्देशक कहता था कि ठीक है, बहुत अच्छा, चलो इसे दोबारा करते हैं, जिसका मतलब होता था उसे शुरू से शुरू करना और दोबारा पूरा नाटक करना। इस अनुभव ने मुझे एक ऐसी सीख दी जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। जब बात संवाद की आती है तो बहुत अधिक तैयारी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। संवाद किसी भी मकसद के लिए पहला कौशल है। अगर आप इसके बारे में विचार करेंगे तो संवाद ही सब कुछ है। बेशक बोलने, संदेश भेजने या ईमेल लिखने जैसी गतिविधियां भी उसमें शामिल है, लेकिन जब आप शांत बैठे होते हैं तब भी आप संवाद कर रहे होते हैं। दरअसल कभी कभी जब आप शांत रहते हैं तब आप अपने मुंह से निकले शब्दों की तुलना में बहुत अधिक कह रहे होते हैं।
जब आप किसी पर गुस्सा होते हैं और उस व्यक्ति को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, तब आप जानते हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। यह सामान्य सी बात है कि इंसानों के बीच संवाद अनिवार्य है। यह पेशेवर जीवन के हर आयाम से जुड़ा हुआ है। नौकरी के लिए इंटरव्यू, रेज्यूमे राइटिंग, काम से जुड़ा प्रेजेंटेशन, ईमेल, भाषण, सेल्स के लिए तैयार संवाद सामग्री, उपभोक्ता सेवा, सहकर्मियों के साथ बातचीत, टीम को तैयार करना, सच में संवाद सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ संवाद का ही स्वरूप है। इस मामले में मैंने कलारी कैपिटल की वाणी कोला में से उनका विचार पूछा। मेरे लिए संवाद अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना, उन्हें प्रभावित करना और अपने साथ लेकर चलना है। वह सही है और यही कारण है हर एम्प्लॉयर नौकरी देते समय उम्मीदवार के संवाद कौशल की जांच को सबसे ऊपर रखता है। जैसा कि भारत के नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने मुझसे कहा, किसी के भी करियर को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उसे लोगों के साथ बातचीत करने दिया जाए, अपने विचारों को सबके सामने व्यक्त करने दिया जाए, रिश्ते विकसित करने दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि कैसे? यह संभव है कि आप विश्व स्तरीय वक्ता या लेखक ना हो। अगर ऐसा मामला है, फिर राहत की सांस लीजिए, आप अच्छी संगत में हैं। दरअसल इस धरती पर 7.8 अरब लोगों में से 99.9% लोग प्रेरक वक्ता या पुरस्कार विजेता लेखक नहीं हैं। संवाद का कौशल जन्मजात नहीं होता, इसे खुद से विकसित किया जाता है। इस विषय में मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर के CMD संजीव मेहता की बात अच्छी लगती है। हर आदमी जन्मजात वक्ता नहीं होता, लेकिन उसकी मेहनत उसे एक शानदार कम्युनिकेटर बना सकती है। यह कितनी प्रेरक सोच है। एकाग्रतापूर्वक कोशिश करने पर आप अपने संवाद कौशल को चमत्कारिक और स्थायी रूप से इस प्रकार बेहतर कर सकते हैं कि यह आपके करियर को हमेशा ऊंचाई पर लेकर जाएगा। इसके लिए सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की ज़रूरत होती है। आपके सिवा कोई दूसरा इसकी तैयारी और अभ्यास नहीं कर सकता। लेकिन आज के जॉब मार्केट में किसी के पास अपने संवाद कौशल को बेहतर नहीं करने का विकल्प नहीं है। बिना प्रभावशाली संवाद कौशल के करियर निर्माण की उम्मीद करना बिना पासपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने की कोशिश करने जैसा ही है, जो संभव नहीं है। अमिताभ कांत ने अपनी बातचीत के दौरान कहा, इसलिए संवाद कौशल वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी कंपनी के टॉप 20% कर्मचारियों में शामिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपना समय अपने संवाद कौशल को बेहतर करने में लगाना होगा। मेरा यकीन मानिए कि इस काम में समय का निवेश करना फ़ायदेमंद है और यह आपको कई गुना ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। वाणी कोला कहती है कि जब वह 30 साल की एक युवा CEO थी, तब वह एक कम्युनिकेशन कोच के पास गई थी जो टीवी एंकरों को प्रशिक्षित करता था और उन्होंने उनके साथ एक इंटेंस लर्निंग प्रोग्राम किया था। वाणी कोला कहती है कि उनकी कोच उन्हें हर मिनट यह बताने के लिए रोकती थी कि उन्होंने क्या क्या गलत किया। उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग की और उनकी आवाज़ उन्हें सुनाई। उनका कहना है कि यह खुद को बेहतर करने का सर्वश्रेष्ठ पाठ था। आज की तारीख में जब वह टेड टॉक या कहीं भाषण देने के लिए जाती है, तो वह अपने भाषण को रिकॉर्ड करती है और उसे बार बार देखती है। इसलिए जैसा कि मैंने कहा था, खुद को तैयार कीजिए, अभ्यास कीजिए और अपनी आवाज़ को सुनिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक बेहतर संवाद स्थापित करने वाले इंसान बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाएंगे। बातचीत की संरचना, अपने श्रोताओं की पहचान और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप काम कर रहे होते हैं और कोई बोलना शुरू करता है और सभी सोचने लग जाते हैं कि ओ नहीं, यह फिर से शुरू हो गया। अब वह एक साधारण सी बात कहने में 5 मिनट का समय लगाएगा और पूरे समय इधर उधर की बातें करता रहेगा। अब आप ईमानदारी से पूछिए,
लोगों को ऐसा ही महसूस होता है जब आप बोलना शुरू करते हैं। इसकी संभावना बहुत कठिन अधिक है कि ऑफिस की बैठकों के दौरान जब हम अपने सहकर्मियों से बात करते हैं तब हमारे पास समय की कमी हो सकती है। यह अपने विचारों को व्यवस्थित करने के काम से शुरू होता है। किसी भी परिस्थिति में एक मजबूत संवाद सबसे पहली और स्पष्ट ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, मार्केटिंग मीटिंग के पहले अपने 3 हेडलाइन को लिखकर रख लीजिए जिन पर आप बात करना चाहते हैं। मैंने पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा से इस विषय पर उनकी राय मांगी ताकि मैं आपसे साझा कर सकूं। जब आप मंच पर जाते हैं और बात करते हैं या अपनी टीम से मुखातिब होते हैं तब आपको 3 से अधिक संदेश नहीं देने चाहिए, लेकिन आपके पास देने के लिए कम से कम एक संदेश होना आवश्यक है। वह कहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हुए आप अपने श्रोताओं के ध्यान के संतुलन को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने संदेशों को उन तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। उसके बाद आप अपने 3 मुख्य संदेशों का अभ्यास कीजिए और उन्हें दोहराइए। एक रात पहले उसे ज़ोर ज़ोर से बोलिए और उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए। क्या आप स्पष्ट है? क्या यह उबाऊ तो नहीं है? अगर ऐसा है तो आपकी पंक्तियों को तेजक बनाने का कोई तरीका है? याद रखिए, अभ्यास, रिहर्सल और अपनी आवाज़ को फिर से सुनना आपके संवाद कौशल को बेहतर करने का यही तरीका है। और यह सिर्फ किसी बातचीत या व्याख्यान के लिए नहीं है, बल्कि मीटिंग और प्रेजेंटेशन के लिए भी है। फिर आप अपने दर्शकों को ध्यान में रखिए। जब आप सिर्फ 1 या 2 लोगों से बात कर रहे हैं तब आपके बोलने का तरीका हल्का फुल्का और निजी हो सकता है, लेकिन जब आप एक समूह के सामने होते हैं या अपने सेल्स, मार्केटिंग और HR टीम से बात कर रहे होते हैं या किसी कंपनी टाउन हॉल या वेबिनार में बोल रहे हैं तो आपको विभिन्न समूहों के लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए अपने लहजे और भाषा को लेकर ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत होती है। जब मैंने टेक महिंद्रा के CEO CP गुरनानी से इसके बारे में पूछा तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। चलिए मैं धृष्टता करता हूँ और कहता हूँ कि कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है, लोगों से जुड़ना ज़रूरी है। कनेक्टिंग मेरे लिए संवाद में सबसे पहली चीज़ सहानुभूति है। भाषा सिर्फ एक माध्यम है, आकस्मिक। यह एक ऐसा उपहार है जो आपकी विश्वास, सम्मान और जुड़ाव के माध्यम से किसी को अपना बनाने की योग्यता देती है। CP कहते हैं कि संपर्क स्थापित करने का एक तरीका विभिन्न समूहों के लोगों और दर्शकों के लिए अपने संदेश को समायोजित और अनुकूलित करना है। उदाहरण के लिए, अगर लोगों से बात करने की आपकी शैली बेबाक है तो आपको इसमें थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि ऐसे लोग जो आपको या आपके व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानते उन्हें ऐसा ना लगे कि आप विनम्र नहीं हैं। यह बहुत छोटा सा समझौता है लेकिन महत्वपूर्ण है। उसी तरह जब आप विभिन्न भाषी लोगों के एक बड़े समूह से बात करते हैं तब आपको उस भाषा में बोलना चाहिए जिसमें आप सबसे अधिक सहज है। मेरी बात का विश्वास कीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपके काम करने का तरीका है। मैं ऐसी कई जगहों पर रहा हूँ जहाँ बातचीत का माध्यम हिंदी था, लेकिन मैं ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही बोलता था। शुरुआत में इस पर लोग हंसते थे, ओह अब रॉनी आ गया अपने साउथ मुंबई वाली अंग्रेज़ी के साथ। लेकिन मैं खुद पर हंसता हुआ कहता था, मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, इसलिए आप लोग इस पारसी लड़के की भाषा को माफ़ कीजिए। सबने यह देखा कि मैं इस पर शर्मिंदा नहीं था और स्वाभाविक व्यवहार करता था और इसे भूल गया था। भाषा की चुनौतियों पर काबू पाने का एक और तरीका यह है कि आप अपने साथियों की भाषा सीखें। मुझे वह कहानी बहुत पसंद आई थी जो अमिताभ कांत ने मुझसे साझा की थी जब उनका चयन IAS के लिए हुआ था और उन्हें केरल कैडर मिला था। उन्होंने
केरल में 25 वर्षों तक काम किया था। उस समय उन्हें सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी आती थी, लेकिन उस जगह की भाषा यह नहीं थी। वहाँ हर आदमी ज़्यादातर मलयालम ही बोलता था, इसलिए उन्होंने पहले दिन से ही वहाँ की भाषा सीखनी शुरू कर दी थी। जल्द ही उन्होंने पाया कि उनके संवाद की योग्यता बेहतर हो गई थी और वह स्थानीय मलयाली IAS अधिकारियों से अधिक प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कहते थे। लोगों को यह अच्छा लगा था और लोग उन्हें पसंद भी करने लगे थे। इसलिए याद रखिए, भाषा संवाद के लिए बाधा नहीं बनती, इसका अर्थ बनता है। सही मात्रा में कोशिश के साथ आपको नई भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप भाषा का इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि वाचाल मत बनिए। अपनी बात को स्पष्ट रूप से और रचनात्मक तरीके से कहिए और उसके बाद चुप हो जाइए। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो वहाँ बैठे सभी लोगों को यह एहसास हो जाएगा कि आप लोगों को प्रभावित करने के लिए बोल रहे हैं और वे आपको चुप करा देंगे। यह अच्छी बात नहीं है। जैसा कि बायोकॉन की संस्थापक चेयरमैन किरण मजूमदार-शॉ ने मुझसे कहा, मैं हमेशा युवाओं को मुद्दे की बात कहने के लिए कहती हूँ, इधर उधर मत भटको और बहुत लंबे चौड़े जवाब मत दो। यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। अपनी टिप्पणियों को छोटा और सटीक रखना बेहतर है ताकि लोग आपको और अधिक सुनना चाहे। मौन रहकर संवाद करना। तो आपने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है। अपने दर्शकों के लिए आपने अपना संदेश तैयार कर लिया है और आप जानते हैं कि आपको कब बोलना है और कब उसे रोक देना है। अब संवाद के उस पहलू पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिसे सबसे अधिक नज़रअंदाज किया जाता है, अमौखिक संवाद। आपके चेहरे का भाव, हाथों के इशारे, बॉडी लैंग्वेज, आपके शरीर की स्थिति और आँखों का संपर्क। इसलिए मानव संवाद का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली पहलू बिना किसी शब्द के होता है। यह खासकर कार्यस्थलों पर विशेष रूप से सच है। आप सिर्फ उन बातों को सुनिए जो आपके सहकर्मी ऑफिस लाउंज में, आराम करने की जगह पर या फिर खाने के समय एक दूसरे में फुसफुसा कर कह रहे होते हैं। जब तुम उससे बात कर रही थी तो वह सिर्फ भाव ही नज़रों से तुम्हें देख रहा था। उसने अपना सिर भी नहीं हिलाया जिससे तुम्हें पता लगे कि वह तुम्हारी बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह दीवार से बात कर रहा हो। क्या तुमने देखा कि उसने उसे किस तरह से देखा था? यह पूरी तरह से गलत और गैर पेशेवर तरीका था। तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि वह टीम मीटिंग में कैसे चेहरे बनाती है? यह बहुत ही अभद्र और गलत बात है। वह हमेशा अपने हाथ मोड़कर बैठता है। क्या वह गुस्से में है या फिर असुरक्षित है? अपने पूरे करियर में आप ऐसी और इस तरह की दर्जनों टिप्पणियां सुनेंगे। फिर भी अगर आप रेखांकित शब्दों को देखेंगे तो इन अशाब्दिक गतिविधियों में से एक का भी संबंध मौखिक या लिखित संवाद से नहीं है। ये सभी मौन संकेतों पर आधारित है। जहां अधिकतर लोगों के लिए दूसरों में अशाब्दिक व्यवहार और खींच ढूंढना आसान होता है, वहीं हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए यह काम मुश्किल हो जाता है जब हम खुद में इन्हें देखने की कोशिश करते हैं। अपनी पहली नौकरी में मैं मीटिंग्स में बोलने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन जब दूसरे लोग बोलते थे तब मैं अनजाने ही अपनी आँखों को घुमाता रहता था। मुझे तब तक इस अभद्रता का एहसास नहीं हुआ था जब तक कि एक दिन मेरे बॉस ने इस पर मुझे टोक दिया। रोहन, 28 वर्ष, रिसर्च एनालिस्ट, कानपुर। रोहन भाग्यशाली थे कि उसके पास एक ऐसे बॉस थे जिन्होंने ईमानदारी से उसकी कमी उनके सामने रखी। लेकिन आप अपने मौन संवाद को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं? किसी के मौन व्यवहार को बेहतर करने का पहला चरण यह है कि उसकी निजी नॉन वर्बल ऑडिट की जाए। आप अपने 5 दोस्तों, परिवार के सदस्यों और सहकर्मियों से ईमानदारी से इस बारे में पूछें
कि आपका ऐसा कौन सा अशाब्दिक व्यवहार, नॉन वर्बल बिहेवियर है जिससे लोगों को खींच और चिढ़ होती है या इससे उन्हें गलत संकेत मिलते हैं। उन्हें सुनिश्चित करें कि आप ना तो दुखी होंगे और ना ही आपको बुरा लगेगा। उसके बाद उनकी बात सुने, उन्हें समझे और उसका मूल्यांकन करें। अपने अशाब्दिक गुणों के बारे में जागरूक होना, उनमें कमी लाना और आखिरकार उन्हें ख़त्म करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है। एक मजबूत अशाब्दिक संवाद यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू आँखों का संपर्क है। आइए इस पर स्पष्ट तरीके से बात करते हैं। अगर आप आँखों से संपर्क नहीं करते हैं तो आप संवाद नहीं कर रहे हैं। आँखों के संपर्क से सामने वाले इंसान को आपकी सत्यता का एहसास होता है। इस बात का एहसास होता है कि आप उनसे और उनके विचारों से गंभीरता से जुड़ना चाहते हैं। मैंने आरपीजी ग्रुप के अध्यक्ष हर्ष गोयंका से इस विषय में उनके विचार पूछे। एक काम जो लोग नहीं करते हैं, मैं उन्हें करने की सलाह दूंगा। यह है अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना और आँखों से संपर्क करना। आँखों से संपर्क करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने विस्तार से बताया, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है वो है अच्छी अंग्रेज़ी। मैं आज तक जिस सबसे अच्छे कम्युनिकेटर संवादकर्ता से मिला हूँ वह क्रिकेटर कपिल देव है, जिनका व्याकरण और अंग्रेज़ी दोनों ही अच्छा नहीं है, लेकिन वह शशि थरूर से भी अधिक प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखते हैं और उनकी संवाद शक्ति बहुत अधिक मजबूत है। आँखों से संपर्क की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह आपकी अन्य कमजोरियों को छुपा देता है। आप घबरा सकते हैं, हकलाने लग सकते हैं या फिर आपका उच्चारण बहुत ख़राब हो सकता है, लेकिन अगर आप आँखों से संपर्क करते हैं और लोगों से गंभीरता से आंखें मिलाते हैं, तब यह आपकी कमियों को छुपा देता है। कई बार सांस्कृतिक आदतों के कारण या फिर परवरिश के तरीके के कारण आंखें मिलाकर बात करना आपके लिए स्वाभाविक नहीं होता, लेकिन इसी कारण से अभ्यास, रिहर्सल और खुद को रिकॉर्ड करना, ये वाला मंत्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप ऐसा करके देखिए और आपको पता भी नहीं लगेगा और आप बहुत कम समय में आप बेहतर हो जाएंगे। या फिर किसी की तरफ आक्रामक होकर देखना नहीं होता। यह याद रखिए कि निगाहें मिलाकर देखने का मतलब भावहीन या ब्लैंक होकर या फिर किसी की तरफ आक्रामक होकर देखना नहीं होता। आप तभी निगाहें मिला पाते हैं जब आप सामने वाले से कहते हैं कि आप उस बातचीत में पूरी तरह से केंद्रित हैं और यह भी कि आप उस बातचीत में समान स्तर पर है। बातचीत करते समय ज़मीन पर देखते रहने से यह संकेत जाता है कि आप उस व्यक्ति के साथ समानता का आत्मविश्वास नहीं हासिल कर पा रहे हैं और आप जानते हैं कि यह सही नहीं है। इसलिए आई कांटेक्ट यानी निगाहें मिलाकर बात करना ज़रूरी है। अशाब्दिक संवाद के जानकार विद्वानों का यह भी कहना है कि हाथों का प्रभावशाली इशारा और बॉडी लैंग्वेज हमारे आत्मविश्वास को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, ऐसे लोग जो बोलते समय अपना हाथ मुंह पर या मुंह के आसपास लेकर जाते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी मानी जाती है। यहाँ माना जाता है शब्द का अर्थ है कि दूसरे लोग उन्हें किस तरह से देखते या समझते हैं और इसका इस बात के सही और गलत होने से कोई संबंध नहीं है। इसलिए अशाब्दिक संवाद बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप नकारात्मक संदेश नहीं देना चाहते हो, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि लोग उसे नकारात्मक रूप से नहीं लेंगे। उदाहरण के लिए, ऐसा नहीं है कि अपने मुंह पर हाथ रखने वाला हर आदमी संकोची। किसे मालूम है कि वह अपनी खुजली मिटा रहा होता है, लेकिन फिर भी इस तरह के इशारे नकारात्मक संदेश दे सकते हैं। अपने अधिक मुक्त शारीरिक अवस्था को बनाकर रखते हुए
और अपने हाथों का इस्तेमाल अपने मुंह को ढकने के बजाय खोल कर रखने से आप लोगों की नज़रों में अपनी छवि को तुरंत बेहतर कर सकते हैं। यहाँ एक और बड़ी समस्या जिसे ठीक करना आसान है और वह है आपके शरीर की मुद्रा। बड़ी अथॉरिटी रखने वाले लीडर्स शायद ही कभी थकते हैं। वे शायद ही कभी अपने पैरों को हिलाकर या हाथों को घुमाकर अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश करते हैं। इन सभी बातों का यह मतलब है कि हमें खुद को बहुत सारे नियमों में नहीं बांधना है, बल्कि हमारा लक्ष्य अपने अशाब्दिक संवाद की जागरूकता के स्तर को बढ़ाना है और अपने पूरे करियर में धीरे धीरे इस कौशल को बेहतर करने के लिए इन पर काम करना है। अगर आप शांत व्यक्तित्व के हैं या आप अब भी अपने दफ्तर में बोली जाने वाली भाषा सीख रहे हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। बिना कुछ कहे कुछ कह डालने की कला में पारंगत होकर, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मूल तत्व है, आप अपनी टीम के सदस्यों, ग्राहकों या बॉस के साथ अपने संवाद के स्तर को बढ़ा सकते हैं और उन्हें ऐसा महसूस करवा सकते हैं कि आपसे उनका संवाद अर्थपूर्ण था, भले ही आपने बहुत कम शब्द बोले या कहे थे। और आपके नॉन वर्बल सॉफ्ट स्किल के बेहतर होने के साथ ही आपका वर्बल स्किल भी बेहतर होता जाएगा। इस बात को समझना कि कब बोलना चाहिए और कब अपने बात को रोकना है। कर्मचारियों की चिंता में से एक अहम चिंता उनकी उपस्थिति के एहसास से जुड़ी होती है। हो सकता है कि आप किसी मीटिंग में जाएं, चुपचाप ज़रूरी बातों को लिखें, वहां से चले जाएं और उसके बाद खुद से कहें कि मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, क्या मेरी बातें अर्थपूर्ण थी, क्या मैं इस बात को लेकर चिंतित थी कि मैं बेवकूफ़ाना बातें करके खुद को शर्मिंदा कर दूंगी। इस चिंता का दूसरा आयाम अधिक बोलने का मुद्दा है। मेरा मानना था कि टीम मीटिंग में अपना प्रभाव छोड़ने का एकमात्र तरीका लगातार बोलते रहना है। कभी कभी मैं बहुत सारी फालतू बातें भी बोल देती थी जो उपयोगी भी नहीं होती थी। शिवानी, 34 वर्ष, मार्केटिंग प्रोफेशनल, चेन्नई। शिवानी और उन जैसे अनगिनत लोगों के लिए मेरी सलाह यह है कि शांत हो जाइए। प्रभावशाली संवाद का अर्थ अपने आप को आगे रखना या जितना संभव हो सके उतनी बातें करना नहीं होता। इसका संबंध दूसरे लोगों के साथ प्रामाणिक और अर्थपूर्ण बातचीत करने से है। जब मैंने ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल से इसके बारे में पूछा तो उनका कहना था कि प्रभावशाली संवाद का मूल तत्व प्रामाणिकता है। प्रभावशाली संवाद में प्रामाणिकता पर ध्यान देना ज़रूरी है। संवाद में प्रामाणिकता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अग्रवाल ने कहा। जब आप संवाद को प्रामाणिक संबंध निर्माण के अवसर के रूप में देखते हैं तो इससे बहुत अधिक दबाव कम हो जाता है। फिर दिखावा करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। आपको सिर्फ गंभीर बातचीत पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जहां आप टीम की मदद के लिए सूचना और विचार मुहैया करवाते हैं। सबसे पहले चल रही बातचीत पर ध्यान केंद्रित कीजिए और फिर नोट बनाइए कि क्या आप उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं या कोई दूसरा नज़रिया रखना चाहते हैं। फिर उस बातचीत में एक स्वाभाविक विराम और अपनी बात करने का सबसे बढ़िया मौका ढूंढिए। फिर आप इससे अपनी बात शुरू कर सकते हैं कि एक मज़ेदार विचार है, क्योंकि या आपने जो कहा उससे मेरा मन में अभी एक विचार आया है, आदि आदि। अपने हस्तक्षेप को सकारात्मक बनाते हुए अपने विचार, सवाल या सोच को प्रदर्शित करने से पहले आपको बहुत अधिक सहजग होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अभद्रता के विचार की संभावना को भी आप कम कर सकते हैं। इस तरह की बातें यह भी दिखाती है कि आप उनकी बात सुन रहे थे और उसके आधार पर अपनी बात कह रहे हैं या उसमें अपनी बात जोड़ रहे हैं।
संवाद की कड़ी को बनाने का एक दूसरा तरीका यह है कि आप मैं शब्द के इस्तेमाल को कम से कम करें। लगातार मैं से लोग चिढ़ सकते हैं और इससे वह आपके बारे में एक धारणा बना सकते हैं या आपको घमंडी समझ सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं शब्द के इस्तेमाल में कमी लाने से आपके श्रोताओं का ध्यान संदेश पर ज़्यादा होता है। मैं शब्द के इस्तेमाल में कमी लाने से आपके श्रोताओं का ध्यान संदेश पर ज़्यादा जाता है, ना कि संदेश वाहक पर। कभी कभी लोग ध्यान को हटाने के लिए मैं की जगह हम शब्द का प्रयोग करते हैं। हम एक बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन ऐसी कई परिस्थितियां होती है जिनमें आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उदाहरण के लिए, जब आप किसी ऐसी गलती के बारे में बात कर रहे हो जो आपने की है, लेकिन उसके बदले हम का प्रयोग कर रहे हो, तो ऐसे में लोगों को लगेगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब आपको खुद के लिए काम की जिम्मेदारी लेनी है तो आप मैं शब्द का इस्तेमाल कीजिए। ये कहना कि मैंने गलती की है, यह ज़्यादा सीधा और जिम्मेदारी भरा लगता है, बजाय यह कहने के कि हमने गलती की। अगर आप यह कहते हैं कि मैं इसकी पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ, तो इससे आपका ज़्यादा सम्मान बढ़ेगा। और अगर दूसरे टीम मेंबर भी जिम्मेवारी महसूस करते हैं तो वे आपसे सीखेंगे और कह सकते हैं कि हाँ, वे भी इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और उसी तरह से आप अपनी कंपनी के कल्चर को एक अगले स्तर पर लेकर चले जाते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस और इसके रियाज के प्रति इच्छुक है तो ये आसान से तरीके आपके कार्यस्थल के संवाद को ज़्यादा मजबूत करेंगे। सही तरीके से लिखें। नौकरी के लिए आवेदन करना मेरे लिए 24 घंटों का काम हो गया था। मैं एक दिन एक जैसे कवर लेटर और रेज्यूमे के साथ 10 नौकरियों के लिए आवेदन भेजता था। मेरे विचार से तीव्र नज़रिया और छोटी बातों और गलतियों पर ध्यान नहीं देने के कारण मैं सफल नहीं हो पा रहा था। आकाश, 25 वर्ष, इंजीनियर, पुणे। शायद आकाश का रेज्यूमे कंपनियों के पास आने वाले ऐसे अनगिनत रेज्यूमे में से एक था। अगर आप एम्प्लॉयर के पास हर सप्ताह आने वाले रेज्यूमे और आवेदन के उस ढेर को देखते हो तो आप चौंक जाते हैं। गलत वर्तनी वाले कवर लेटर, व्याकरण की अशुद्धियों से भरे हुए रेज्यूमे, गलत विराम चिन्ह वाले ईमेल, सामान्य जवाब से भरे आवेदन पत्र, जिन्हें बेशक बार बार विभिन्न एम्प्लॉयर्स के लिए कॉपी और पेस्ट किया गया था, नियोक्ताओं को आज के जॉब मार्केट में बहुत खराब गुणवत्ता वाले संवाद कौशल देखने को मिलते हैं। अब आप एम्प्लॉयर के नज़रिए से ज़रा सोचिए। जब एक आदमी आवेदन के समय भी ढंग से लिखने के लिए समय और ऊर्जा नहीं लगाना चाहता है, तो आप कल्पना कीजिए कि नियुक्ति होने पर वह कितने खराब स्तर का काम करेगा। स्पष्ट है कि कोई हमसे ये नहीं कह रहा कि हमें शेक्सपियर या टैगोर होने की ज़रूरत है, लेकिन आपके लिखे के प्रति आपकी सावधानी आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। अब आप कह सकते हैं, लेकिन रॉनी, मेरे सहकर्मी और बॉस सभी ऐसे संदेश, व्हाट्सएप संदेश और ईमेल्स भेजते हैं जो गलत और अव्यवस्थित होते हैं। फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? इसके 3 कारण हैं। पहला, आप पेशेवर तौर पर अपने लिए उच्च मानक स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा, समय के साथ वे लोग जिन्होंने लगातार अपने संवाद कौशल को बेहतर करने के लिए काम किया है, अब नेतृत्व की भूमिका में आने पर ध्यान देना चाहते हैं। तीसरा, हो सकता है कि आपका कोई ऐसा सहकर्मी हो जिसकी भाषा अच्छी नहीं हो, वह आधे वाक्य बोलता हो और अपने बॉस से बात करते समय इमोजी भेजता हो। लेकिन ऐसा संभव है कि उनमें दूसरी ऐसी तमाम खूबियाँ होगी जिसके कारण आपके बॉस उनके खराब संवाद कौशल को नज़रअंदाज कर देते हैं। हो सकता है
ये बातें आप कभी ना जान पाए। इसका सार यह है, सही तरीके से लिखें। आपकी रिपोर्ट, ईमेल, प्रोजेक्ट, डेस्क, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन और यहाँ तक कि आपके संदेश भी काम के प्रति आपकी नैतिकता और आपके विचार की गुणवत्ता के तरफ इशारा करते हैं। हम सभी अपने लिखे की दोबारा जांच करने के लिए कुछ मिनट का अतिरिक्त समय ज़रूर ले सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं। वर्तनी और व्याकरण को सुधारने वाले ऐप पहले से उपलब्ध है, उनका प्रयोग करें। ऐसे पेशेवर लोग जो सही लिखते हैं वे सबसे अलग दिखाई देते हैं, नौकरी पाते हैं और पदोन्नति पाते हैं। 5 मूल बातें। पहला, एम्प्लॉयर्स अच्छे और मजबूत संवाद कौशल वाले लोग ढूंढते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, अपने संवाद कौशल को बेहतर करने के लिए लगाया गया समय और ऊर्जा एक अच्छा निवेश होता है। दूसरा, अपनी कही जाने वाली बातों को व्यवस्थित करें और ज़्यादातर मामलों में उसकी तैयारी करें और अभ्यास करें। इस बात को सुनिश्चित करें कि आपने अपने श्रोताओं के अनुसार अपने संदेश तैयार किए हैं। उसके बाद अपनी बात रखें और बहुत अधिक बोलने से बचें। तीसरा, चूँकि आप बात नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप संवाद नहीं कर रहे हैं। अपनी अशाब्दिक संवाद जागरूकता के स्तर को बढ़ाकर आप अपने संवाद कौशल को चमत्कारिक रूप से बेहतर कर सकते हैं। चौथा, सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल अधिक और मैं शब्दों का इस्तेमाल कम करें। ये दोनों तकनीक अपने सहकर्मियों के साथ अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित करने में आपकी मदद करेंगे। पाँचवा, अपने बॉस, सहकर्मी और कंपनी को भेजे जाने वाले पत्र, ईमेल के जवाब, रिज्यूमे तैयार करने में की गई सावधानी आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करती है। सही वर्तनी, विराम चिन्ह और व्याकरण का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आप सबसे अलग दिखाई पड़ेंगे और आप पर सबकी नज़र पड़ेगी। कॉल टू एक्शन। पहला, सकारात्मक बनिए। मैं संवाद में संक्रामक बनना चाहता हूँ। एक अच्छे संवाद का प्रसार होना चाहिए और उसे वायरल हो जाना चाहिए। एक मजबूत संवाद स्पष्टता और आत्मविश्वास को प्रसारित करता है। वैसा ही बने। आज से ही सोचना शुरू करें, मैं अपने संवाद में संक्रामक बनने जा रहा हूँ। दूसरा, संवाद में सुनना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस पर ज़्यादा बातें अध्याय 5 में की गई है। लेकिन जब आप अपने संवाद कौशल को बेहतर करने के लिए कई तरीके सीख रहे हैं तो आज आप खुद को एक अच्छा श्रोता बनने दें। यह करना सबसे आसान है और आप एक अच्छे संवाद कौशल वाले व्यक्ति बनने की दिशा में 1/3 दूरी पार कर चुके हैं।